Okay, welcome back to all of you. We will continue the story of your supplementary reading in the Kingdom of Fools. Till yesterday, we'll just take a review what happened exactly in the story. Correct? There is a family where the thief enters the house, and due to the weak wall of the house where the thief enters, he was about to run away from the hole of the wall which he has already made earlier before entering the house. And while moving out, the wall falls down. The thief is found dead due to this wall. And now, thereafter, the question arises. The question is, who is the culprit to do all these things? Therefore, the king, after the thief's brother went to the king, he gave the description that my brother who went in the house of the merchant while the process of his business, that is an ancient kind of a business, while doing that business he was found dead while burgling. He was found dead while he was about to come out of the house because the wall of the house was very weak, and therefore the brother of the burglar requests the king that, my lord, because of this merchant whose walls were very weak, my brother died. Thereafter the merchant was summoned by the king. उसको बुलाया गया. मर्चेंट ने अपनी गवाही देते हुए ये कहा that it is not my fault, and he was quite helpless. मर्चेंट काफी हेल्पलेस हो गया था, मजबूर था. उसने साफ साफ बता दिया कि मैंने दीवार तो बनाई नहीं थी, भले ही घर मेरा था. जिसने दीवार बनाई है उसको बुलाया जाए. इस बात से राजा भी खुश होता है और तुरंत पूछ बैठता है, हु इज दैट? कौन था वो जिसने ये दीवार बनाई थी? उतने में मर्चेंट बोलता है, माय लॉर्ड, दिस वॉज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम. मेरे पापा के जमाने की ये दीवार है, ये घर भी उसी जमाने का बना हुआ है, और मैं उस आदमी को जानता हूं. काफी बूढ़ा हो चुका है अभी, उस वक्त वो नौजवान था और वो इधर ही नजदीक में ही रहता है. ये सुनकर राजा भी खुश हुआ. एंड देयरफॉर व्हाट डिड किंग डू? द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर. ब्रिकलेयर वाले को बुलाया जाए. हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी, उसको बुलाकर मेरे सामने खड़ा किया जाए. दे ब्रॉट हिम. दे इवन टाइड द हैंड एंड द फुट ऑफ द मैन. एक पैर और हाथ भी बंधे हुए हैं. हाथ भी बंधा हुआ है, पैर भी बंधा हुआ है, रस्सी से बांध के रखा होगा. और ये जैसे ही सामने आया तो तुरंत उनके बीच में वापस कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है. यहां से हमने कल तक ये पूरा डिटेल पढ़ा था. और जैसे वो आदमी सामने आता है तो सामने से आवाज, यू देयर. राजा ने पूछा, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम? क्या तुम वो वही आदमी हो जिसने इस मर्चेंट के पापा के जमाने के घर की दीवार बनाई थी? उतने में उस आदमी ने बोला, यस माय लॉर्ड, मैंने ही बनाई थी दीवार. उतने में सामने से, व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दैट और दिस दैट यू बिल्ट? ये कैसी दीवार बनाई थी तुमने? इतनी कच्ची दीवार जो आसानी से टूट जाती है, और इसके नीचे कोई मर गया है. इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर मैन. अ पुअर मैन बोला है उस राजा ने, उस थीफ को पुअर मैन बोला है, बेचारा मर गया. और वो मरने की वजह से इसका जो भी अंजाम है वो उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आदमी मरा है. एंड यू हैव मर्डर्ड हिम.
और उस ब्रिक लेयर पर आरोप लगाया जाता है कि तुमने इसका खून किया है, यू आर द कल्प्रिट, यू आर द मर्डरर, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और तुम्हें इसके लिए हम डेथ की सजा सुनाएंगे। अब आगे क्या होता है, जो सस्पेंस स्टोरी का आगे देखो कैसे बढ़ते जाता है। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, किंग एक चीज की ऑर्डर करेगा, किस चीज के? एग्जीक्यूशन की। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है? किसी को मुंडी कटवाने के लिए, या फिर हाथ पैर काटने के लिए, या किसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, मार देने के लिए एक विशेष प्रकार का डिवाइस का उपयोग होता है। और एग्जीक्यूशन की सजा सुनाने के पहले उतने में पुअर ब्रिकलेयर, जो दीवार बनाने वाला था, वो क्या कहता है, उसकी बातों पर गौर करो ध्यान से। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, नाउ व्हाट इज द रिक्वेस्ट ऑफ द पुअर ब्रिकलेयर? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। क्या रिक्वेस्ट की उसने राजा से? राजा जी, आपको मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, मैं जो कहने जा रहा हूं, आप कोई भी ऑर्डर निकालो, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर निकालो, इसके पहले मेरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मेरी बात सुनने के बाद ही आपको जो सही लगे वो डिसीजन आप ले लेना। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये मैं मानता हूं कि दीवार मैंने ही बनाई, एंड इट वाज नो गुड, और ये भी मैं स्वीकारता हूं कि ये दीवार मैंने सही ढंग से बनाई नहीं थी, लेकिन इसके पीछे कारण तो जान लो। बट दैट वाज बिकॉज माय माइंड वाज नॉट ऑन इट, इसका कारण ये था कि उस वक्त जब मैं दीवार बना रहा था तो मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा था, मेरा मन किधर किसी और चीज में भटक गया था। और मुझे वो अच्छे से याद है कि वो मेरा मन उस वक्त किस चीज में भटक गया था। क्या बताता है वो? आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे आज भी वो डांसिंग गर्ल अच्छे से याद है। अब डांसिंग गर्ल मतलब कौन है यहाँ पर, वो चेक कर लेते हैं। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, इस दीवार के बाहर जो रास्ता है कुछ दूरी पर, उस रास्ते पर वो जो लड़की है, उस रास्ते के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, न जाने दिन में उसने कितने चक्कर लगाए। दिन भर वो भटक रही थी, और उसके भटकने की वजह से उसके पैरों में जो पेंजिनिया उसने पहने रखी थी, एंकलेट्स, ओके, पैरों के अंदर पहने जाने वाली जो एंकलेट्स होती है, उन एंकलेट्स की कुछ जिंगलिंग साउंड आ रही थी, छनछनाहट हो रही थी। और उस जिंगलिंग साउंड की वजह से जैसे वो लड़की उस रास्ते से जाती थी आती थी, और मैं उस वक्त जब दीवार बना रहा था, तो मेरा ध्यान उसके उन पैरों में बजने वाले जो एंकलेट्स हैं, उसके घुंघरू की जो आवाज है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मेरा बार बार ध्यान उसके पैरों के उस एंकलेट्स पर जा रहा था, और इसके वजह से मैं क्या हो गया, एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल दैट आई वॉज बिल्डिंग। जो दीवार मैं बना रहा था उस वक्त मैं ना उस दीवार पर अपनी यस कंसंट्रेशन कर पा रहा था, मेरा मन भी भटक गया, और मेरी आंखें बार बार उसके एंकलेट्स पर ही थी। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, मुझे सजा देने के पहले उस लड़की की वजह से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उस लड़की को बुलाया जाए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मुझे वो लड़की आज भी पता है कहाँ रहती है। तो मैं गुनेगार नहीं है, मैं गुनेगार नहीं हूं, मेरे बदले में किसको सजा दी जाए? उस डांसिंग गर्ल को, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था। बड़ा अजब गजब का है यार। पहले तो चोर घुसा, चोर के भाई ने कंप्लेन दी, मर्चेंट को बुलाया जाए, मर्चेंट को बुलाया गया, मर्चेंट ने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये ब्रिकलेयर जिम्मेदार है। ब्रिकलेयर को बुलाया गया, ब्रिकलेयर ने कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये आवाज करने वाली लड़की की गलती है, उसको बुलाया जाए। अब राजा भी पागल, प्रजा भी पागल। देखते आगे क्या होता है। जैसे राजा ने ये बात सुनी ब्रिकलेयर की, he was very happy, and what did he say? You're right,
द केस डीपन्स। अब तो ये जो केस है, ये जो मामला था, काफी गहरा होता गया। एक के बाद एक सबूत बाहर आने लग गए। वी मस्ट लुक इनटू इट। हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए, इसमें गहराई से पता चलना चाहिए कि एग्जैक्ट गलती है किसकी। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड केसेस को इतनी आसानी से जज नहीं किया जा सकता, नहीं तो ऐसा हो जाएगा गलती किसी और ने की है, सजा किसी और को मिल जाएगी। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेट अस गेट दैट डांसर wherever she is। उस डांसर को बुलाया जाए, जहां पर भी वो रहती है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। ये अगले ऑर्डर्स। अब होता क्या है, द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी उस जमाने में यंग थी, अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। बेचारी चलने के भी लायक बची नहीं है, लड़खड़ाती हुई, ट्रेम्बलिंग करती हुई, शेकिंग करती हुई राजा के दरबार में आती है। राजा के दरबार को इंग्लिश में कोर्ट कहते हैं, याद रखना। और जो आज हम कोर्ट में जाते हैं वो न्याय अन्याय के लिए, यस, जो कोर्ट होती है जैसे सुप्रीम कोर्ट्स एंड वो अलग कोर्ट है, क्योंकि उस जमाने में राजा के दरबार में ही न्याय अन्याय मिलता था, न्याय भी होता था, अन्याय भी होता था। अब जैसी वो लड़की जो एक जमाने में यंग थी, जो आज बूढ़ी हो चुकी है, लड़खड़ाती हुई, डगमगाती हुई पहुंचती है, तो राजा उसको एक सवाल पूछता है, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी इयर्स अगो। क्या तुम वो वही लड़की हो जो कुछ साल, बहुत साल पहले, कुछ नहीं बहुत साल पहले इस रास्ते से इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर जा रही थी, जब उस वक्त ये आदमी बेचारा दीवार बना रहा था? क्या तुम वही लड़की हो? डिड यू सी हिम? क्या तुमने उस दीवार बनाने वाले को देखा था उस दिन जब तुम इधर से उधर जा रही थी? एंड नाउ द रिप्लाई कम्स फ्रॉम द ओल्ड वुमन, यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। मुझे वो दिन अच्छे से याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ? और यह सुनने के बाद उसकी कहानी अब सामने आती है। क्या आती है सामने, ध्यान से समझना। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जो तुम्हारे पैरों में पहने गए जो एंकलेट्स थे, जिसकी जिंगलिंग साउंड करती हुई तुम रास्ते के टू एंड फ्रो कर रही थी। टू एंड फ्रो, इधर से उधर, फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर टू हियर। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस वक्त यंग थी और तुमने इस ब्रिक लेयर का ध्यान भटकाया था। डिस्ट्रैक्ट करना, टू डाइवर्ट समवन्स अटेंशन, टू डाइवर्ट समवन्स कंसंट्रेशन, किसी का कंसंट्रेशन भटकाना। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। और तुम्हारे उस एक गलती की वजह से इस आदमी ने डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से, यस, कच्ची दीवार बना दी, जिसकी वजह से आदमी मर गया है आज। नाउ ही कंटिन्यू टू टेल द होल थिंग। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर। और ये दीवार उस बेचारे चोरी करने वाले थीफ के ऊपर गिर गई है, बर्गलर के ऊपर गिर गई है, और इसकी वजह से वो मर चुका है, और इसके लिए जिम्मेदार तुम हो। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट मैन को मार दिया है। राजा यही नहीं सोच रहा है कि वो चोर है, उसको सजा दी जानी चाहिए। अब दे तो कैसे दे, वो तो मर चुका है। अब इसलिए न्याय दिया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इट्स अ किंगडम ऑफ फूल्स, डोंट फॉरगेट दिस। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक इनोसेंट, निष्पाप व्यक्ति को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। और तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। She thought for a minute and said। और बाकी लोगों की तरह उस लड़की ने भी पल भर के लिए सोचा और कहा। उसने भी अपनी तरफ से अपनी सफाई दी, और अब उसने अपनी सफाई में क्या कहा, लेट्स अंडरस्टैंड। माय लॉर्ड, वेट। कोई भी सजा सुनाने के पहले, एग्जीक्यूट करने के पहले मेरी बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मेरी बात पर यकीन करना होगा।
कि मैं उस वक्त उस दिन इतने चक्कर उस रास्ते से क्यों लगा रही थी। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन मुझे इतने सारे चक्कर क्यों लगाने पड़े, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा क्यों हुआ। बात ऐसी थी कि आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, कुछ सोना दिया था। क्या बनवाने के लिए? टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मेरे लिए वो ज्वेलरी बना के देने वाले थे। उस सोने को वो यस ज्वेलरी में कन्वर्ट करके मुझे बनाकर देने वाले थे। और ये जो सोनार है, ये जो गोल्ड स्मिथ है, ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। स्काउंड्रल अ फुलिश कैरेक्टर, एक लेजी बग है वो, बहुत आलसी इंसान है। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस। और इस सोनार ने, और इस या फिर इस गोल्ड स्मिथ ने इतने सारे एक्सक्यूजेस दिए। शाम को आओ, सवेरे आओ, दोपहर को आओ, वापस शाम को आओ, नहीं कल आओ, नहीं परसों आओ, ऐसे न जाने कितने एक्सक्यूजेस दिए। said he would give it now and he would give it then and so on all day। इस तरह से उसने कभी कभी मुझे ये कहा कि अभी वो थोड़ी देर में बना के देगा, वो फिर बाद में जैसे मैं जाती थी तो बोलता है कि बाद में देता हूँ, और जैसे मैं बाद में जाती हूँ तो बोलता है कि मैं कल तक आपको बना के दे दूंगा। इस तरह से मुझे न जाने कितने सारे चक्कर मारने पड़े। He made me walk up and down to his house a dozen times। और न जाने मैंने कितने सारे चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी उस आदमी ने मुझे टाइम पर अपनी ज्वेलरी बना के नहीं दी। तो फिर मेरी गलती क्या है? ये चौथा आदमी, पहला मर्चेंट, ओके, दूसरा ब्रिकलेयर, तीसरा कौन हुआ? हु इज द थर्ड पर्सन? स्ट्रीट डांसिंग गर्ल। ओके, अब आगे क्या होता है? ये तीन बहाने हो गए। अब इसके बाद क्या होता है? That was when this bricklayer saw me। और ये उस वक्त की बात है जब ये ब्रिकलेयर का ध्यान मुझ पर था। बार बार मेरे पैरों के पेंजनियों की आवाज, पेंजनिया बोलते हैं उसको एक्चुअली में, एंकलेट्स को, ओके, उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर द एंकलेट्स। इस ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया, बार बार मेरे पैरों में बजने वाले एंकलेट्स पर जाता गया, और इसके वजह से इसने दीवार गलत तरीके से बांध दी। इट्स नॉट माई फॉल्ट। मेरे बजाय आप चौथे व्यक्ति को पकड़िए। मर्चेंट छूट गया, दूसरा ब्रिकलेयर छूट गया, लेडी छूट गई, अब बचा गोल्ड स्मिथ। अब आगे क्या होता है? इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। उसने गुस्से में आकर यस गोल्ड स्मिथ को एक बहुत ही आलसी कैरेक्टर की तरह मानते हुए क्या कहा? ये मेरी गलती नहीं है, ये सब गोल्ड स्मिथ की गलती है। सामने से राजा, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत खराब बात हो गई है, ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, इसकी बातों पर हमें यकीन तो करना पड़ेगा, ऐसा राजा ने सोचा। थॉट द किंग। weighing the evidence, weighing the evidence, प्रूफ को ध्यान में रखते हुए किसका प्रूफ सबसे ज्यादा वजनदार है, कितना भारी है? सभी प्रूफ एक पे एक भारी पड़ रहे थे। We have got the real culprit at last। राजा ने तय किया, आखिर हमें कल्प्रिट मिल ही गया है। Get the goldsmith। उठाओ गोल्डस्मिथ को, लेकर आओ मेरे सामने। Wherever he is hiding, जहां पर भी वो छुपा हुआ है, छुपाओ मतलब जहां पर भी वो यस अपने आप को बचा रहा है, उसको उठाओ और मेरे सामने पेश करो। एट वंस, इसी वक्त मेरे सामने लाओ, इमीडिएटली। एंड नाउ द किंग्स bailiffs, all the people who are working under the king are all said to be the bailiffs। याद रखना ये बात, मंत्री वगैरह जो होता है उनकी जो टीम होती है, all these people are said to be bailiffs। okay, they all search for the, और एक मीनिंग निकलता है सोल्जर्स, bailiffs को सोल्जर्स भी बोलते हैं, याद रखना। ओके, खास करके bailiff का करेक्ट मीनिंग है the soldiers who are working under the king are said to be the bailiffs। they all started searching for the goldsmith। सब जन गोल्डस्मिथ को ढूंढने में लग गए। Who was hiding in a corner of his shop। आखिर अपनी दुकान के कोने में जैसे छुपा होता है,
वैसे वो चुपचाप अपना अपना काम कर रहा था. Who was hiding in a corner of his shop, and when he heard the accusation against him, और उसने अपने खिलाफ जब ये आरोप के बारे में सुना, accusation, a kind of a blame on someone, a kind of a blame of something on someone, उसको accusation कहते हैं. ओके, किसी का किसी के ऊपर किसी चीज का आरोप लगना, उसको accusation कहते हैं. और उसने जब इस आरोप के बारे में सुना, he had his own story to tell. अब इस गोल्डस्मिथ के पास भी अपनी खुद की एक कहानी थी. अब उसने क्या बताया, अपनी सफाई क्या दी. अब देखो उसने क्या बताया. ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है. ये रहा आपके सामने वो गोल्डस्मिथ अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए अपनी सच्चाई को बयां कर रहा था. माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ. मैं ठहरा एक गरीब गोल्डस्मिथ. मैं ये मानता हूं, इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी अ टाइम्स टू माय डोर. मैंने इस लड़की को न जाने कितनी बार मेरे घर पे बार बार मेरे काम की वजह से जो लेट हो रहा था उसको एंकलेट्स बना के या ज्वेलरी बना के देने जरूरी था, लेकिन उसके एंकलेट्स की वजह से मैं मानता हूं कि ये दीवार वाले ने दीवार गलत बना दी, वो टूट गई. मर्चेंट पर भी आरोप लगाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मेरे पास है, वो मैं बताना चाहूंगा. मैं मानता हूं कि इस लड़की की गलती नहीं है. इसको मैंने न जाने कितनी बार चक्कर लगवाए. आई गेव हर एक्सक्यूजेस, और मेरे पास भी कारण है, मैंने इसको इतने सारे एक्सक्यूजेस क्यों दिए. मेरे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ऐसा वो गोल्डस्मिथ कहता है. एंड दोज एक्सक्यूजेस वर बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स. अब उसने एक इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ पे. प्रॉब्लम उस दिन ये थी कि रिच मर्चेंट के घर से भी ऑर्डर आया था, और इसी रिच मर्चेंट के घर से ऑर्डर्स आने की वजह से उसको टाइम पर अपनी ज्वेलरीज बनाकर तैयार चाहिए थी. दूसरी तरफ ये लड़की को भी अपनी ज्वेलरी चाहिए थी, और उस दिन दोनों में से मैं बना के दूं तो किसकी ज्वेलरी जल्दी बना के दूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने. एक तरफ मर्चेंट मुझे हैरान कर रहा था कि उसने जो ऑर्डर्स दिए हैं वो उसे टाइम टू टाइम चाहिए, और दूसरी तरफ ये लड़की जिसको मैं बहाना बना बना कर बेचारी को 4 बार चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहा था. अब मर्चेंट ने जो ऑर्डर दिया था ज्वेलरी बनाने का, वो क्यों दिया था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग. उनके घर पर कोई शादी का त्योहार था. ओके, और किसी के घर में जब शादी होती तो सब कुछ एकदम टाइम टू टाइम तैयार होना चाहिए. एंड दे वुडंट वेट. और मर्चेंट, रिच मर्चेंट रुकने को तैयार नहीं था, रुकने को ही तैयार नहीं है. एंड यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मेन आर. और आपको तो पता ही है राजा जी कि जब कोई रईस आदमी होता है तो वो कितना इम्पेशेंट होता है. इम्पेशेंट होना, इम्पेशेंट होना, सहनशील न होना. ओके, अनेबल टू टॉलरेट समथिंग. किसी के अंदर किसी चीज को सहने की यानी कि उतावले होते हैं, कहने का मतलब इम्पेशेंट उसको बोलते हैं. एग्जैक्ट मीनिंग. ओके, वन हु इज वेरी मच इन अ हरी इज कॉल्ड एज अ इम्पेशेंट. और इस रिच आदमी को आप तो जानते ही कैसे होते हैं ये लोग. अगर एक बार ठान लिया कि मुझे ये चीज इस वक्त ही चाहिए तो चाहिए, ऐसे तो होते हैं रिच मर्चेंट्स. अब आप बताइए मेरी क्या गलती है सर जी इसमें. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? अब राजा ने एक सवाल किया, वो रिच मर्चेंट कौन है मुझे बताओ, जिसने तुम्हें इस गरीब लड़की की ज्वेलरी को पेंडिंग रखने पर मजबूर किया, जो बार बार चलती जा रही थी अपने रास्ते पर, और जिसकी वजह से दीवार, ब्रिकलेयर्स की जो दीवार है ये डिस्ट्रैक्ट हो गई बनाते बनाते, और उसने गलत दीवार बना दी. which made a mess of his wall. और जिसकी वजह से आज ये दीवार टूट फूट कर गिर चुकी है. and which has now mess up होना, mix up होना, सब इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बन जाना. which has now fallen on an innocent man. और ये दीवार एक बेचारे गरीब आदमी पर गिर गई है, और उसकी वजह से ये आदमी जो मर चुका है, ये मर्चेंट कौन है, मेरे सामने उस मर्चेंट को पेश किया जाए. कैन यू नेम हिम.
क्या तुम उस मर्चेंट का नाम बोल सकते हो? ऐसा गोल्डस्मिथ को पूछा गया। अब सबसे बड़ी चैलेंज, कहानी गोल्डस्मिथ से एंड होती है, आती वापस मर्चेंट पर है। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, मर्चेंट का नाम सामने आया और यह मर्चेंट कोई और नहीं बल्कि सेम मर्चेंट था जिसके घर में चोरी हुई थी। मजेदार किस्से है यार ये तो, है ना? मर्चेंट के घर में चोरी और आरोप भी मर्चेंट पर। सबसे रंगी बिरंगीन पॉइंट यहां पर है। अब होता क्या है, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. ये मर्चेंट कोई और नहीं बल्कि वही मर्चेंट है जिसके घर की दीवार गिरी थी। वो बेचारा अचंभित रह गया, मेरे ही घर में चोरी, मेरे ही घर की दीवार टूटी, मरा तो कोई थीफ है और घूम फिर कर कहानी मेरे पर ही खत्म हो रही है। बीच में जो लोग हैं वो तो छूट गए और मेरे घर में चोरी होकर मुझे ही सजा मिलेगी, ये तो अन्याय हो गया। लेकिन करे तो क्या करे, किंगडम ऑफ फूल्स है। अब करते क्या है आगे देखते हैं। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब बात घूम फिर कर गोल गोल घूम के उसी जगह पर रुक गई जहां से कहानी शुरू हुई थी। ऐसा राजा को लगा, थॉट द किंग। बैक टू द मर्चेंट, द स्टोरी बिगैन फ्रॉम मर्चेंट एंड एंडेड अप टू द मर्चेंट ओनली। व्हेन ही वाज रूडली, क्रूअली, एकदम खराब तरीके से मर्चेंट को राजा के सामने पेश किया गया। समन बैक टू द कोर्ट, मर्चेंट को ही बुलाया गया। मर्चेंट ने कंप्लेन दी थी, ओके सॉरी, थीफ के भाई ने कंप्लेन दी थी, मर्चेंट से कहानी शुरू हुई और मर्चेंट को ही वापस एंड में जाना पड़ा। ही अराइव्ड क्राइंग, मर्चेंट तो बेचारा तो गया, बेचारा रोता रोता सामने आता है। अब वो क्या बोलता है देखो, उसने क्या सफाई दी। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। अब उसने क्या सफाई दी, मैंने तो ऑर्डर दिया ही नहीं था, ये तो मेरे पापा ने ऑर्डर दिया था और मेरे पापा तो कब के मर चुके हैं और मैं तो इनोसेंट हूं। अब आप किसको सजा दोगे? पापा ने ऑर्डर किया था ना, तो पापा को सजा मिलनी चाहिए, और जो इस दुनिया में है ही नहीं अभी, ही इज डेड, और मैं इसका गुनहगार नहीं हो सकता, मैं कल्प्रिट नहीं हो सकता। आई कांट बी अ कल्प्रिट, आई एम इनोसेंट, मैं तो पूरी तरह से निष्पाप हूं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। रूल्ड डिसिसिवली मींस डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से उन्होंने तुरंत ऑर्डर्स निकालने के लिए कहा कि आप ध्यान से इसका स्टडी कीजिए। और किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया और उन्हें कहा कि एक फाइनल डिसीजन लेकर मेरे सामने वो डिसीजन पेश किया जाए। जैसे बीरबल को कभी कभी पूछा जाता था अकबर के दरबार में कि आपको क्या सही लगता है, तो बीरबल कभी कभी चतुराई से सही ढंग का जवाब दे देते थे, वैसे इन मिनिस्टर्स को डिसीजन लेने के लिए कहा गया। अब उनके बीच में क्या बात होती है, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, हम ये मानते हैं कि आपके पापा असली मर्डरर है, लेकिन हमें सजा तो देनी है किसी को तो, लेकिन वो तो मर चुके हैं। बट somebody must be punished in his palace, in his place, लेकिन उनकी जगह पर, पापा की जगह पर किसी को तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा तो देनी है, क्योंकि आज आदमी मरा है, भले आपके पापा पहले मर चुके हैं, बट द पनिशमेंट हैज टू बी गिवन इन प्लेस ऑफ दिस पर्सन। You have inherited everything from that criminal father of yours. मिनिस्टर ने क्या बताया, वारिसदार तो आप हो, सब कुछ आपको ही तो मिला है, आपके उस क्रिमिनल पापा से सब कुछ तो आपको इनहेरिट हुआ है। इनहेरिट होना, जायदाद अपने वारिस को मिलना, उसको बोलते हैं इनहेरिट होना। इनहेरिट मीन्स टू प्रोवाइड और टू पास आउट टू समवन, और सब कुछ तो तुम्हें ही मिला है, तो तुम्हारा जो था वो तुम्हारे पापा का, और इसलिए पापा की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। His riches as well as his sins, उसके अच्छे कर्म भी तुम्हारे हैं और उसके पाप भी, तुम्हारे पापा के पाप भी तुम्हें लगेंगे, इसलिए उनका गुनाह तुम पर साबित होगा। I knew at once, even when I first set eyes on you. I knew at once, मिनिस्टर या फिर राजा क्या कहता है,
मुझे पूरी तरह से उसी वक्त पता चल गया था, उसी वक्त जब मैंने तुम्हें देखा था। जैसे मेरी मेरी नजर तुम पर गई थी, तो उस वक्त ही पता चल गया था कि कोई ना कोई कल्प्रिट तो मिल ही जाएगा, और कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। दैट यू वर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम। और ये जो दिस हॉरिबल क्राइम, यानी कि ये आज जो हॉरिबल क्राइम हुआ है, ये जो भयंकर चीज हुई है, इसके जिम्मेदार तुम हो। ये तुम्हें देखकर ही पता चल गया था। यू मस्ट डाई, और तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा। ऐसा फाइनल डिसीजन तय कर लिया गया। अब आगे क्या होता है, अब ध्यान से समझो। काफी बड़ी स्टोरी है, और आगे स्टोरी बढ़ने के पहले थोड़ा सा ओके यहाँ पर एंड करते हैं, और उसके बाद तुरंत हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, वी विल कंटिन्यू एंड ट्राई टू कंप्लीट द स्टोरी।